नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ जो हमारा राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण है, उसके ऊपर डिस्कशन किया था, जिसमें हमने महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी उनके ऊपर विचार किया था और साथ-साथ में मैंने आपके साथ एडिटोरियल भी डिस्कशन किया था। इसके अलावा जो करंट अफ़ेयर्स थे मेन वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आज भी आपके साथ मैं जो सेशन है उसको शुरू करता हूँ। और आज मैं एक आपको सबसे पहले खुशखबरी देना चाहता हूँ। और ये खुशखबरी उन लोगों को है जो हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो सीआईपीएफ का एग्ज़ाम होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। खुशखबरी ये है कि जो यूपीएससी है उसने हिमाचल प्रदेश के लिए 2 और सेंटर, एक मंडी और दूसरा जो है वो धर्मशाला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो जो कैंडिडेट हैं उनको ऑप्शन में दिया है। और ये एक बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी एस्पिरेंट होते थे और उनको यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम देना होता था तो उनको या तो शिमला जाना पड़ता था और या तो चंडीगढ़ जाना पड़ता था। और जो ये जैसे हमारा कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया और लाहौल स्पीति हो गया, तो इन डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट होते थे, एस्पिरेंट होते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ती थी। और इस समस्या से मैं भी रूबरू हूँ, क्योंकि हाल ही में मैंने भी एक एग्ज़ाम दिया था। तो वहाँ पर जाकर मतलब जो हम सेक्टर में जाते हैं और वहाँ पर एक अगर कोई नया व्यक्ति है तो उसको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ती है, चाहे वो सेंटर को ढूंढने में हो, चाहे वहाँ पर अगर आपको होम जो स्टे करना होता है नाइट में, तो उससे संबंधित काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो अब ये समस्या ख़त्म हो चुकी है और जो आने वाले 5 जून को एग्ज़ाम होगा यूपीएससी का, उसके लिए सेंटर जो है वो धर्मशाला और मंडी और शिमला है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और वी आर ऑल थैंकफुल टू यूपीएससी। तो ये जो न्यूज़ थी हिमाचल के जो एस्पिरेंट हैं। और दूसरी न्यूज़ ये है कि कोरोना के ऊपर पिछले कल एक वर्चुअल मीटिंग हुई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। और उस पर उन्होंने जो सभी मुख्यमंत्री हैं उनके साथ मीटिंग की और उन्होंने कहा कि जो कोरोना महामारी है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। हालांकि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी उतने ज़्यादा केसेस भी नहीं हैं। बट उन्होंने एक सावधानी बरतने का जो एक निर्देश दिया है कि आप सभी लोग जो हैं वो अपने अपनी जितनी भी स्टेट हैं वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मतलब जो मास्क और जितनी भी जो हमें एहतियात बरतने के लिए कही जाती हैं तो उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करवाएं। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर, उन्होंने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट कल दिया है कि हम लोगों को जो है वो सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा जो है वो बंदिशें बढ़ाई जा सकती हैं। हालांकि अभी 2 से 3,000 के करीब केसेस हैं, बट संख्या जो थी वो 500 से भी कम हो चुकी थी। और एक बार फिर से नई दिल्ली जैसे और उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है वहाँ पर केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। और अगर वैश्विक लेवल पर देखें तो यूरोप के काफ़ी देश हैं और चीन में अभी बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ हमें भी समझनी होगी और आप सभी लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद को सेव करिए, मास्क पहनिए जैसे हम पहले पहनते थे, क्योंकि हमें 2 साल का समय हो चुका है और अगर हमें इस महामारी को हराना है तो जो है वो एहतियात बरतनी होगी। और तीसरी न्यूज़ ये है कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित कि जो गर्मी है इस बार लगभग 1 महीना पहले ही पड़ चुकी है और जो हिमाचल प्रदेश में टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे धर्मशाला की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और ऊना में पिछले कल 41 पॉइंट समथिंग 7 या 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था। तो मतलब अगर हम इसको अपने पिछले सालों से एनालाइज करें, देखें, तो मतलब जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और आई थिंक इसके पीछे हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और जो हम लोगों के द्वारा, क्योंकि हम ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के पीछे, चाहे वो हम मॉडर्नाइजेशन के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो हम टेक्नोलॉजी के ऊपर इतने ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं। बट एक्चुअल में हमें जो हमारी प्रकृति है उसके साथ संतुलन बनाना पड़ेगा। और
जो है वो प्रदूषण को कंट्रोल करना पड़ेगा, चाहे वो जल से संबंधित हो, वायु से संबंधित हो। तो ये समस्या हो रही है। और जो लू है उसकी जो हम कह सकते हैं कि अभी मुझे सही तरीके से याद नहीं है, बट हिमाचल प्रदेश में जो ऊना डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारा, जो सोलन डिस्ट्रिक्ट हो गया, और इसके अलावा जो पंजाब के साथ जितना भी हमारा पठानकोट और दूसरे जो चंबा डिस्ट्रिक्ट लगता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो यहाँ पर लू की जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब आशंका जताई जा रही है, और हालांकि आ भी चुकी है। तो ये 3 न्यूज़ थी हिमाचल प्रदेश से संबंधित। और अब हम शुरू करते हैं जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की घटनाएं हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पिछले कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो पिछले साल पेट्रोल और डीजल की जो वैट जो कर लगाया जाता है वो सेंटर ने कम किया था। जो पेट्रोल है, पेट्रोल के ऊपर 5 रुपये प्रति लीटर, और जो डीजल है उसके ऊपर 10 रुपये प्रति लीटर तक जो है वो कटौती की गई थी। बट कुछ राज्य हैं जिन्होंने जो है वो वैट जो उत्पाद शुल्क होता है उसमें कमी नहीं की है, और उन्होंने एक डाटा भी बताया है कि लगभग जिन्होंने जो वैट है उसको कम किया है तो उससे उनको 23,000 करोड़ समथिंग रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है। और जिन्होंने नहीं किया है कुछ राज्य हैं, जैसे इसमें अब राजनीति हम बोल सकते हैं कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं और जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या अन्य पार्टी जो शासित राज्य हैं, तो वहाँ पर इस तरीके का जो टैक्स है वो कम नहीं किया गया है और उनको फ़ायदा हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये जनता के साथ अन्याय है तो इसको कम करना चाहिए। और क्योंकि हाल ही में हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोल और डीज़ल के दाम हैं वो 100, 105, 110 रुपये जो प्रति लीटर है उस तरीके से मतलब जो है वो बिक रहा है। और वैश्विक लेवल पर जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध है उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो भारत देश के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। ये न्यूज़ थी। और हम दूसरी न्यूज़ देखते हैं। एक ये न्यूज़ आई है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के साथ अब बजाया जा सकेगा राज्य का भी गीत। तो ये एक अच्छी पहल है। और हालांकि आई थिंक मुझे लगता है कि जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ पर इसको अभी मंजूरी मिली है, और आने वाले समय में जितने भी राज्य हैं तो वो अपने राज्य का गीत भी जो है वो बजा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पर एक जो रायसीना डायलॉग हुआ था 25 से 27 अप्रैल के बीच में, तो यहाँ पर जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने कहा है कि भारत की पहचान बने दुनिया से संबंधों का आधार। तो मतलब अगर अभी हम जो अपनी विदेश नीति है भारत देश की, तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी विदेश नीति है, और हमने देखा भी है हाल ही में। और जो हमारा एक हम कह सकते हैं कि वर्चस्व है, और हम किसी भी देश के जो हैं वो दबाव में नहीं आ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो गया, चाहे वो यूरोपीय देश हो गया, चाहे चीन हो गया। चीन ने 2020 में आई थिंक जून में जो डोकलाम में सॉरी गलवान घाटी में जो वहाँ पर हमारे सैनिकों के ऊपर जो सैनिकों के साथ जो झड़प हुई थी, तो उस टाइम से मतलब जो हमारे उनके साथ रिलेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद हो चुके थे। और उसके बाद किस तरीके से इंडिया ने जो है वो चाइना को उसका जवाब दिया। और अभी अमेरिका, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो जो जितने भी वैश्विक लेवल पर हम देखें, अमेरिका, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, इसके अलावा और भी जितने देश हैं, तो वो इंडिया को काउंटर कर रहे हैं कि वो रशिया के ख़िलाफ़ वोटिंग करे या उसके विपक्ष में वोटिंग करे और जो अपनी स्टेटमेंट दे और उसके ऊपर दबाव बनाए। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप देखें और हम आर्थिक जो हमारे सौदे होते हैं उसमें तो हम ज़्यादा निर्भर नहीं हैं, परंतु जो हमारा डिफेंस है, डिफेंस में हम लगभग 60-70% जितनी भी चीज़ें आयात करते हैं तो वो रशिया से करते हैं। तो ये एक भारत के लिए बहुत ही एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर भारत को चुनना पड़ रहा है। और जहाँ तक अभी 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है,
तो बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से इंडिया ने किया है। और हाल ही में जो रायसीना डायलॉग हुआ है तो उसमें बहुत सारे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और जो स्पीकर थे उन्होंने इंडिया के ऊपर एक बार फिर से दबाव बनाया। बट इंडिया का कहना है कि अगर आप हमें रशिया से जो तेल और जो पेट्रोल और डीजल आयात करने के लिए हमारे ऊपर प्रतिबंध या हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो जितना हम तेल एक महीने में जो है वो आयात करते हैं उतना जो यूरोपीय देश हैं वो एक दिन में आयात करते हैं। तो इस तरीके से जवाब दिया जाना बहुत ज़रूरी है। और अगर भारत देश को आत्मनिर्भर और एक वैश्विक शक्ति बनना है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो गया, तो हमें इस तरीके के स्टेप उठाने पड़ेंगे। और हमारी विदेश नीति जो है वो बहुत ही, हम कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट होनी चाहिए और हमें बैलेंस करके चलना है। इसके अलावा हम कोई महत्वपूर्ण घटना देखते हैं, एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लगती है। और हिमाचल प्रदेश के जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में क्वार पनबिजली परियोजना के लिए 4,526 करोड़ की मंजूरी। तो ये एक जो है वो चिनाब नदी है जो हमारे लाहौल स्पीति से निकलती है, चंद्रभागा नदी, जिसको हम चिनाब कहते हैं। और ये जम्मू कश्मीर में जाती है, उसके बाद पाकिस्तान में जाती है। तो यहाँ पर जो है वो 4,526 करोड़ की एक पनबिजली परियोजना जो है वो बनाई जाएगी, जिससे कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है वहाँ पर बिजली की जो है सप्लाई वो अच्छे तरीके से हो पाएगी। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 2G को 4G सेवा में अपग्रेड करने का फैसला, तो ये भी एक अच्छा फ़ैसला है केंद्र सरकार की तरफ से कि जो हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं और उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर जो है वो ये जो है कुछ यहाँ के जो ज़िले आते हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। हालांकि कुछ समय से जो है वो 2-4 सालों से यहाँ पर नक्सलियों का जो प्रभाव है वो कम हो रहा है और जो है अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर नेटवर्क की सुविधा होगी और अन्य जितनी भी सुविधाएं होगी, और कहा जाता है कि जो नक्सलियों का जो नक्सलवाद है इसके पीछे फैलने का भी यही कारण है कि वहाँ के जो लोग, आदिवासी लोग थे, उनको फैसिलिटीज़ नहीं प्रदान की गई, जिसके कारण उन्होंने जो है वो इस तरीके के कार्य थे वो करने शुरू किए। तो एक अच्छी पहल है। और इसके अलावा हम देखते हैं महत्वपूर्ण कोई न्यूज़। ये उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्य लू की चपेट में, तो ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया कि किस तरीके से जो उत्तर भारत के राज्य हैं वहाँ पर लू की चपेट में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं और टेम्परेचर जो है वो बहुत ही हाई लेवल पर पहुँच जा रहा है। और ये पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ कोरोना, सतर्क रहें राज्य मोदी, तो ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया पहले ही। और ये विदेश मंत्री की खरी तो ये मैंने आपको पहले ये भी बता दिया कि किस तरीके, एक्चुअल में मैंने पहले न्यूज़पेपर थोड़ा सा रीड कर लिया है जो मेरे पास आता है डेली, तो वो मैंने रीड किया है। तो उस बेस पर मैं आपके साथ जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ, जितने भी फैक्ट्स हैं और जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, तो वो यहीं से हो रही है। और एक ये महत्वपूर्ण एडिटोरियल जो मेरे को लगा, न्याय एवं सुरक्षा के नए युग का आरंभ, तो ये क्या है कि आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 एक पारित किया गया है हमारी संसद की तरफ से, और राष्ट्रपति ने भी आई थिंक मुझे लगता है कि मंजूरी दे दी है। इसमें क्या है कि जो हमारे अपराधी होते हैं जो अपराधी होते हैं, तो जो दोष सिद्धि होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो पुलिस के हाथ में जितने भी लॉ और जितने भी अधिकार हैं तो वो कम थे। जैसे कि मतलब जो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड वगैरह होता है या मतलब जैविक डाटा होता है, तो उससे संबंधित जो अधिकार थे वो पुलिस के पास नहीं होते थे। और इससे क्या होता था कि जो ऐसे लोग होते थे या मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो सबूतों को मिटा देते थे, तो अब जो पुलिस है उसके पास बहुत ही ऐसे और भी जो हैं वो कानून और जो अधिकार हैं वो आ गए हैं, जिससे कि जो अगर कोई व्यक्ति अपराधी है, जैसे कि यहाँ पर एक डाटा दिया गया है कि
जैसे एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है 2020 के आंकड़ों के अनुसार कि भारत में जघन्य अपराध में बच निकलने वालों का प्रतिशत 66% है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई अपराध करता है और उसके बचने की 66% चांसेस हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था किस तरीके की और हमें क्या सुधार करने आवश्यक हैं। और अगर ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर जो है वो 3% से भी कम के चांसेस रहते हैं कि अपराधी बच सकें। और यही अगर हम प्रतिशत देखें तो दुष्कर्म के मामले में 39% है और हत्या के मामले में 24% और चोरी के मामले में 38%। तो ये जो कानून है ये बहुत ही अच्छा कानून है, क्योंकि अगर कहीं पर हम देखते हैं कि किसी माँ बहन के साथ अगर जो दुष्कर्म होता है और वहाँ पर जो कई कई बार ऐसे होता है कि इसमें राजनीति भी शामिल हो जाती हैं। कई जो प्रभावी हम कह सकते हैं कि जिनके पास पैसा होता है वो जो है वो क्या करते हैं कि जो सबूत होते हैं उनको मिटा देते हैं और अपने प्रभाव के कारण जो है वो दोष सिद्धि नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से जो है वो कानून बहुत ही अच्छा है और ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा और ये चीज़ आपको रीड करना चाहिए। और यहाँ से आप अपने जो है फैक्ट्स क्लियर कर सकते हैं और एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसके प्रति और जो कानून है और जो हमारे समाज में जो जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको आप यहाँ से अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक है धार्मिक आज़ादी के नाम पर ना हो मनमानी। ये जो अभी दिल्ली और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर उपद्रव किया गया था धर्म के आधार पर, और वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी और उसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुनवाई भी चल रही है। और वहाँ पर जो है वो एक बुलडोज़र जो एक शब्द था वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया था कि वहाँ पर जो अवैध जो वहाँ पर लोगों ने घर बनाए थे और जो अवैध वहाँ पर प्रवासी आते हैं तो उनके घरों को बुलडोज़र से जो है वो वहाँ से साफ़ किया जा रहा था। बट उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हम कह सकते हैं कि आदेश जारी किया है कि जो है वो हम इसके ऊपर अपना संज्ञान लेंगे और उसके बाद डिसीज़न लिया जाएगा। तो ये एक घटना है और खुशहाली का ज़रिया बना गेहूँ निर्यात। तो ये अभी जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है तो अभी क्या हो रहा है कि जो वैश्विक लेवल पर सप्लाई चेन है, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ और जितनी भी और भी चीज़ें हैं, तो उनकी जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित हो चुकी है। और जो इसकी चपेट में यूरोपीय देश और अफ्रीका के देश हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। यूरोप के देश उतने ज़्यादा गरीब नहीं हैं, बट अफ्रीका जो हमारा कॉन्टिनेंट है तो वहाँ के कुछ देश बहुत ज़्यादा गरीब हैं और जो वहाँ से आयात करते थे यूरोपीय देशों से, चाहे वो चावल हो गया, गेहूँ हो गया और इसके अलावा और भी खाद्य पदार्थ जितने भी थे। तो इससे क्या हो रहा है कि जो इंडिया में अब जो भारत देश जो है अभी निर्यात करने की स्थिति में है, क्योंकि हमारे पास अभी जो हमारे खाद्य पदार्थ है उसके काफ़ी ज़्यादा हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है और उसको हम क्या कर सकते हैं कि निर्यात कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा जो होगा वो हमारे भारत देश के जितने भी किसान हैं उनको फ़ायदा होगा। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके साथ भी इसके ऊपर कहा था कि अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इसके ऊपर अगर नियम जो है वो चेंज करता है तो भारत अभी निर्यात करने की स्थिति में है और पूरे विश्व को जो है वो खाद्य पदार्थ निर्यात कर सकता है। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में तो हमारे पास कुछ जो हमारे 1947 के बाद 1955 और जो 1960 का जो समय था उस टाइम क्या था कि हमारे पास खाद्य पदार्थ की इतनी ज़्यादा कमी हो गई थी कि जो हमारे उस टाइम प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, आई थिंक 1963 की बात है, तो उस टाइम उन्होंने एक निवेदन भी किया था कि हम एक समय का खाना जो है वो बचा कर रखें। और इस तरीके से फिर उसके बाद जो है वो हरित क्रांति आई और हरित क्रांति के बाद हमने धीरे धीरे खुद को आत्मनिर्भर बनाया और अभी वर्तमान में भारत जो है वो एक हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। और ये GST स्लैब से लेकर वही है। और एक दुखद घटना है, तमिलनाडु में रथ यात्रा के दौरान करंट से 11 की मौत होगी और इसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति और
जो अन्य नेता हैं उन्होंने खेद जताया है और जो प्रभावित परिवार हैं उनको जो राज्य सरकार है उन्होंने 4-4 लाख रुपए और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने 2-2 लाख रुपए देने की जो है वो घोषणा की है। और इस तरीके की घटना आई थिंक वहाँ पर बोल रहे हैं कि जो ये रथ था उसको किसी तरीके से मोड़ रहे थे और वो तार जो है वो करंट जो तार थी वो उसमें उसके साथ करंट लगने के साथ जो रथ में था वो करंट लग गया और जो है वो 11 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग जो हैं वो घायल भी हो चुके हैं। और यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चला गैस अस्त्र, चिंता में डूब गया यूरोप। तो यहाँ पर जो एक देश है रोमानिया और दूसरा देश है पोलैंड, तो ये क्या कर रहे हैं कि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। और यहाँ पर ये जो हैं अभी नाटो संगठन के सदस्य हैं, तो इनको जो रूस था वो गैस की आपूर्ति कर रहा था, तो उसने इसको जो है वो रोक लिया है। और इसके अलावा जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और अन्य जितने भी देश हैं, तो वो रूस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है, क्योंकि मैक्सिमम जितना भी तेल और जो पेट्रोल और गैस है वो रूस निर्यात करता था। तो इस तरीके से जो है वो युद्ध अभी चल रहा है और अभी कह रहे हैं कि ये बहुत लंबा युद्ध चलेगा। और दुनिया की खाद्य सुरक्षा पर यूक्रेन युद्ध की बमबारी, तो यहाँ पर वही है कि खाद्य जो सप्लाई चेन है वो वैश्विक लेवल पर जो है वो प्रभावित हो चुका है और जिससे कि बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं चाहे जो गरीब देश हैं। यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित भी है कि अभी गुजरात जो है वो नंबर 1 पर चल रहा है और गुजरात ने जो है वो पिछले कल हैदराबाद को हरा दिया। और आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने सारी न्यूज़ जो है वो कवर अप कर ली है और आई थिंक लगता है कि जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा, मैं नहीं चाहता हूँ कि लंबी हो जाए। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी जो मेरी ये वीडियो है इससे अगर फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको आगे भी इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँ। क्योंकि अब अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें हमारा एफ़र्ट लगता है और एफ़र्ट के साथ साथ हमारा जो समय होता है और जो डेडिकेशन होती है वो बनी रहती है। तो आप सभी लोग कमेंट करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आगे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।